विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। विश्व का इतिहास शुरू कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण यानी रेनेसा। तो पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसा रेनेसांस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है फिर से जीवित हो जाना, फिर से पुनर्जागरण। जैसे हिंदी में बोले ना, दोबारे जागना यानी फिर से जीवित हो जाना। जब प्राचीन परंपराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, तो यह स्थिति पुनर्जागरण कहलाती है। संसार के इतिहास में 1300 से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, पुनर्जागरण का काल वर्ल्ड हिस्ट्री में किस काल को कहा जाता है? 1300 से 1500 एना डोमिनी। इस काल में मानव अपनी अंधविश्वासी एवं अज्ञानता की प्रवृत्ति को छोड़कर विज्ञान के प्रगति पथ पर तेजी से बढ़ा। फलतः यह काल पुनर्जागरण काल के नाम से विख्यात हुआ। पुनर्जागरण के अभ्युदय का गौरव इटली को प्राप्त है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पुनर्जागरण के अभ्युदय कहां से प्रारंभ हुआ? आंसर इटली से। कहां से? इटली। बाद में संपूर्ण यूरोप में व्याप्त हो गया। इसके प्रमुख कारण, तो यूरोप में पुनर्जागरण के कारण क्या थे? तो मध्य युग में तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म प्रचार व पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर अनेक धर्म युद्ध हुए। किसके बीच में? हाजी, क्रॉस एंड क्रिसेंट। क्रॉस किसका है? ईसाइयों का। क्रिसेंट किसका है? क्रिसेंट मून, चांद, है ना। तो मध्य युग में तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म प्रचार व पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर अनेक धर्म युद्ध हुए। और वो पवित्र स्थल एक जेरूसलम भी है भाई, ये भी समझ लो। जेरूसलम, जेरूसलम कहाँ? इजराइल, है ना। वो 3 धर्मों की पवित्र स्थली है, यहूदियों की भी है, मुस्लिमों की भी है और ईसाइयों की भी। और ये ध्यान रखना कि यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों में कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तीनों लोग मानते हैं। यहूदी भी मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं, और जैसे हमारे यहाँ है ना, जैन धर्म में 12 तीर्थंकर हैं। 12 तीर्थंकर है ना जैन धर्म, सॉरी 24 तीर्थंकर है ना, 24 तीर्थंकर। एक तीर्थंकर को कृष्ण के समकालीन माना जाता है, मतलब समकक्ष माना जाता है ना। कौन? अरिष्ट नेमी, हाँ, नेमी, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। ऐसे ही मैंने कहा कि यहूदियों में, ईसाइयों में और मुस्लिमों में कुछ उनके जो पैगंबर हैं उनको तीनों लोग मानते हैं, कुछ को दो धर्म मानते हैं, ठीक है, पंथ जो भी है। तो इस दौरान उन्होंने बहुत सी यात्राएं की। जब भाई क्या हुआ, मध्य युग में तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म प्रचार व पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर अनेक धर्म युद्ध जब हुए, तो इस दौरान उन्होंने बहुत सी यात्राएं की और नए विचारों और वातावरण के संपर्क में आए, जिससे उनकी संकीर्णता समाप्त हुई। इससे पहले कूप मंडूक थे वो। कूप मंडूक समझते हैं? कुएं के मेंढक। जब बाहर निकलोगे तभी तो पता चलेगा दुनिया है क्या। तो ये भी जब बाहर गए तो इनको नए नए विचार पता चले, नया वातावरण मिला, उनके संपर्क में आए, जिससे उनकी संकीर्णता, जो उनका क्या कॉम्प्लेक्स, वो क्या हुआ, दूर हुआ। अब वे चर्च और समाज के संबंध में व्यापक रूप से उन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया, जिससे पुनर्जागरण का वातावरण तैयार होना शुरू हो गया। इसके अलावा इन युद्धों के कारण ईसाई इस्लाम सभ्यता के संपर्क में आए। उन्होंने तुर्क जीवन शैली और रहन सहन को देखा। इससे भी उनकी मानसिकता में बदलाव आने लगा और स्वतंत्र चिंतन की भावना का उदय हुआ। परिणामतः सामंतवाद के विरुद्ध पुनर्जागरण का जन्म हुआ। सामंतवाद के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अगला जो कारण है यूरोप में पुनर्जागरण का, वह है तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। तुर्कों का कुस्तुनतुनिया, अब आप बोलोगे कुस्तुनतुनिया कौन? कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आज किस नाम से जानते हैं हम? कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल का आधुनिक नाम क्या है? अरे भाई, जब आप स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस को पार कर रहे होते हैं ना,
जब आप एशियन टर्की से यूरोप टर्की की तरफ जा रहे, टर्की की कैपिटल कहाँ है? टर्की टर्की इस्तांबुल, इस्तांबुल को कौन सी वाली? हाँ जी, मैं इधर की बात कर रहा हूं। आप ये चेक कीजिए ना कि कॉन्स्टेंटिनोपल और कुस्तुनतुनिया किसका एंशियंट नेम है? इस्तांबुल का पुराना नाम है भाई। तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से तुर्कों ने 1453 ईस्वी में ईसाइयों के पूर्वी रोमन यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी, बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप पर तुर्कों का प्रभाव स्थापित हो गया। इसीलिए आज भी बाल्कन को यूरोप का बारूद का पीपा बोलते हैं, पाउडर केग ऑफ यूरोप, दैट इज बाल्कन प्रायद्वीप, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मैप एटलस में पता चलेगा ना आपको बाल्कन, बल्कि ढूंढिए कि बाल्कन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। बाल्कन कंट्रीज किन किन को कहा जाता है? बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन कंट्रीज। हाँ बोलिए। अल्बानिया, बोस्निया, हर्जिगोविना, बुल्गारिया, क्रोशिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सब किस में आती हैं? बाल्कन में आती है। किसमें आती हैं? क्या होगा कि जो मैप है ना वो आपको जगह दिखाएगा और इतिहास जो है वो कहानी बताएगा वहां की। तो पहले आपको जगह पता होनी चाहिए कि कहानी कहाँ की पढ़ रहे हैं हम, है ना। अब मैं बोलूं कि भाई जैसे अभी बड़ा दुखद उत्तराखंड में हुआ कि भाई सल्ट में एक गाड़ी क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें बहुत सारे लोगों की हो गई, मृत्यु हो गई। हमारी संवेदनाएं हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए। ठीक है, तो हम उस पर क्या कर रहे हैं? एक जगह हमें पता है ना कि यहाँ पर दुर्घटना हुई, यहाँ पर ये लोग थे। अब मैं अगर बोलूं माना कि चिली में ऐसा हो गया, तो हालांकि संवेदनाएं उनके लिए भी है, लेकिन वो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वो इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि वो पता ही नहीं है कईयों को कि चिल्ली है कहां पर। नहीं आया समझ में? तो क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे? बाल्कन कंट्रीज पूछ लिया। तो परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप पर तुर्कों का प्रभाव स्थापित हो गया। तुर्कों ने ईसाइयों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। फलतः ईसाई विद्वानों ने अपने ज्ञान, विज्ञान और विभिन्न पुस्तकों के साथ इटली में पहुंचकर शरण ली। कहां पर? इटली में पहले से ही पुनर्जागरण का आरंभ हो चुका था। फलतः इन विद्वानों को अनुकूल वातावरण मिल गया। इस प्रकार इटली से जागरण का अभियान और तीव्र हो गया और परिणाम स्वरूप इटली से संपूर्ण यूरोप में ज्ञान विज्ञान का प्रचार एवं प्रसार हुआ। इतना समझ में आ गया? छापे खाने का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस जिसको बोलते हैं, जर्मन निवासी योहानेस गुटेनबर्ग ने वर्ष 1439 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? आंसर योहानेस गुटेनबर्ग। योहानेस गुटेनबर्ग कहां का था? जर्मनी का था। 1475 में सर्वप्रथम विलियम कैक्सटन द्वारा इंग्लैंड में छापाखाना शुरू किया गया। 1475 में विलियम कैक्सटन द्वारा इंग्लैंड में छापाखाना शुरू किया गया। छापे खाने के आविष्कार के फलस्वरूप प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखना सरल हो गया क्योंकि किताबें छप गई। साथ ही नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार करने में सुविधा हो गई। लोग सुदूर तक विज्ञान से परिचित हुए, जिससे लोगों में जागृति आई और पुनर्जागरण को बल मिला। नगरों का विकास, अगला कारण जो है यूरोप में पुनर्जागरण का, वो क्या? नगरों का विकास। विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में प्रगति हुई, जिससे विभिन्न नगरों का विकास हुआ। अब ये नगर व्यापार, उद्योग और शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए। नगरों के विकास एवं व्यापारिक उन्नति के फलस्वरूप मध्य वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग के लोगों ने तेजी से नए विचारों को अपनाया और इससे भी पुनर्जागरण को गति तेज हुई। तो अभी तक जो हमने कारण पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े यूरोप में पुनर्जागरण के कारण? नंबर 1, मध्य युग में तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म प्रचार व पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर धर्म युद्ध। दूसरा कारण हमने पढ़ा
तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, इसी में आ जाएगा वैसे वो। तीसरा हमने पढ़ा छापे खाने का आविष्कार, चौथा हमने पढ़ा नगरों का विकास। पांचवा पढ़ रहे हैं भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। इस युग में लैटिन भाषा का प्रयोग बोलचाल और साहित्य सृजन दोनों के लिए किया जाने लगा। अनेक पुस्तकों की रचना की गई। चौसर की कैंटरबरी टेल्स और दांते की डिवाइन कॉमेडी लैटिन में ही लिखी गई। कैंटरबरी टेल्स, जब भी मैं पूछता हूं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, जॉफ्रे चौसर हैं। कौन है? शेक्सपियर नहीं है। शेक्सपियर के नाटक आपने पढ़े होंगे, पोइट्री पढ़ी होगी, लेकिन जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री में कौन है? जॉफ्रे चौसर। तो जॉफ्रे चौसर ने जो कैंटरबरी टेल्स लिखी वो किस में लिखी? लैटिन भाषा में लिखी। और दांते बहुत बड़े विद्वान है तत्कालीन समय के, इन्होंने कौन सी किताब लिखी? डिवाइन कॉमेडी। ये किस भाषा में लिखी? हु रोट द बुक डिवाइन कॉमेडी? आंसर दांते। ये तो याद रहेगा, दांते। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी। कुस्तुनतुनिया तथा रोम यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति के संगम स्थल थे। तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने से वहां के विद्वान अपनी पांडुलिपियों के साथ यूरोप के देशों में फैल गए, जिससे समस्त यूरोप में पुनर्जागरण की लहर फैल गई। अगला, मध्यकाल तक लोग धर्म के प्राचीन रूढ़िवादी सिद्धांतों से बंधे हुए थे। नए विचारों एवं मान्यताओं के उदय से धर्म में नए चिंतन और विचारों का विकास होने लगा। इन्हीं नवीन मान्यताओं ने धर्म के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। पुनश्च मानवतावादी लेखकों एवं विद्वानों ने अपनी रचनाओं से मानव के जीवन एवं सुख शांति पर अत्यधिक बल दिया। इससे मानवतावादी दृष्टिकोण का व्यापक प्रचार व प्रसार हुआ। इस भावना ने भी पुनर्जागरण को बल प्रदान किया। पहले तो भाई ये था कि अगर आपने ये बोल दिया, अगर धार्मिक पुस्तक में ये लिखा हुआ कि पृथ्वी फ्लैट है, तस्तरी के आकार की है, और अगर आपने बोल दिया कि पृथ्वी गोल है, तो आपको जहर दे दिया जाएगा। क्यों? और आप उसको सिद्ध भी कर रहे हो, लेकिन आपको जहर देकर मार दिया जाएगा, क्योंकि धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ पृथ्वी क्या है? तस्तरी नुमा है, किनारे पे जाओगे तो गिर जाओगे। और ऐसा अभी कई धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। ऐसा हमारे यहाँ कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत पहले लिख दिया कि पृथ्वी नारंगी के समान है, मतलब गोल है और दोनों तरफ से क्या? चपटी है। नारंगी कैसी होती है? चपटी, संतरे के आकार की है। ठीक है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं था, यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में अगर आपने बोल दिया पृथ्वी गोल है तो समझ लो, अगर ऐसा धार्मिक उसमें ऐसा लिखा हुआ कि सब सूर्य पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, आपने कहा नहीं नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सिद्ध कर सकता हूं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है, तो समझ लो आपको जहर दिया जाएगा या क्या मृत्युदंड दिया जाएगा। समझ में आया? किसको दिया था विष का प्याला? सुकरात को। सोक्रेटिस को। क्या कहा था उसने? ऐसा कुछ नहीं कहा। दार्शनिक था बहुत बड़ा सुकरात। तो दार्शनिक थे ना ये लोग, ये मरने से नहीं डरते थे, है ना। सुकरात हो गया, सुकरात का शिष्य कौन हो गया? प्लेटो हो गया। प्लेटो का शिष्य एरिस्टोटल हो गया, अरस्तु। एरिस्टोटल का शिष्य हुआ सिकंदर, फिर अलेक्जेंडर, है ना। चलो, तो कहां तक पहुंचे हम? अगला जो है मंगोल साम्राज्य का उदय। पुनर्जागरण में मंगोल साम्राज्य के उदय के कारण 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मध्य एशियाई विजेता चंगेज खान की मृत्यु के बाद कुबलई खान ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज खान, बताया जाता है कि कार्बन एमिशन बढ़ गया था, इतने लोग मारे इसने। हर 10 में से हर 3 लोग 4 लोग चंगेज खान की संतान है पूरे विश्व में। इसकी हाँ, तो चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन? अच्छा, ये मुस्लिम नहीं था चंगेज खान, इसका अपने धर्म, ये कबीलाई धर्म चलते थे उनके। कहां पर? मंगोलिया का था ना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी होती थी वहां पर। बड़ा खतरनाक था भाई चंगेज खान। सामने बच्चा आया तो बच्चे को मार देता था, बूढ़ा आया, बूढ़ी आई, कोई भी आया, सबको कत्ल करता था, फसलों को जला देता था, है ना। इसने बड़ा आतंक मचाया चंगेज खान ने। और इसी आतंकी की संतान था कौन? बाबर। बाबर माता की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज और तैमूर लंग का 5वां वंशज था पिता की ओर से। अपने आप को तैमूरी कहकर क्या करता था?
गौरवान्वित महसूस करता था। तो चंगेज खान की मृत्यु के बाद कुबलई खान ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राज्यसभा जो थी विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों से सुशोभित थी। प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में 1272 में गया था। मार्को पोलो कौन? मार्को पोलो। उसने अपनी यात्रा का विशद विवरण लिखा जो यूरोप वासियों के मानस को लंबे समय तक उद्वेलित किया। मंगोलों के संपर्क से यूरोप को कागज एवं मुद्रण कुतुबनुमा बोलते हैं, जो आधुनिक दिशा सूचक यंत्र होता है उसको कुतुबनुमा बोलते हैं, और बारूद की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। इसकी बारूद की। तो मंगोलों के संपर्क से यूरोप को क्या क्या पता चला? एक तो कागज, मुद्रण, कुतुबनुमा और बारूद, इनकी जानकारी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। सामंतवाद का पतन हो जाने से लोगों में स्वतंत्रता की अनुभूति हुई और राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इससे संपूर्ण यूरोप में सांस्कृतिक एवं वैचारिक एकता की भावना विकसित हुई और पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इतना समझ में आ गया? तो आपने कुछ रचनाएं याद करनी है, कुछ साहित्यकार याद करने हैं, जैसे मैकियावेली। इंग्लिश में एक वर्ड भी आता है मैकियावेलिन। जो मैकियावेली की पॉलिसी को फॉलो करता है दैट इज मैकियावेलिन। क्या बोलते हैं? कभी देखिए ऑक्सफोर्ड की जो एडवांस लर्नर होगी उसमें लिखा होगा शायद मैकियावेलिन। तो मैकियावेली कहाँ का था? इटली का था। उसने एक किताब लिखी द प्रिंस, और द प्रिंस की जो विषय वस्तु थी वो थी राजनीतिक विज्ञान। क्या? इटली का चाणक्य कहा जाता है किसको? मैकियावेली को। भारत का मैकियावेली कौटिल्य को बोला जाता है। कौटिल्य हो गया बिफोर क्राइस्ट का, ये हो गया बहुत बाद का। कौटिल्य अर्थशास्त्र लिख रहा है बिफोर क्राइस्ट में, ईसा के जन्म से भी कई सौ साल पहले, 200-300 साल पहले। हाँ जी, है ना? चाणक्य क्या कर रहा है? ईसा के जन्म से कई साल पहले अर्थशास्त्र लिख रहा है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड तुलना की जाती है, अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है, लेकिन द प्रिंस जो है मैकियावेली का है, इटली का राजनीतिज्ञ है, इटली का चाणक्य बोलते हैं इसको। अगला दांते, ये भी इटली का है। इसने क्या लिखी? डिवाइन कॉमेडी, है ना? एक ऐसा कवि है जिसने देश के प्रति प्रेम और समकालीन इटली के सामाजिक और धार्मिक जीवन को अपने विचारों से उद्वेलित किया था। शब्दों में बड़ी ताकत होती है भाई। सत्ता के शासन डोलने लगते हैं जब कोई क्या करता है, गाना गाता है, जब कोई कुछ लिखता है। क्या होता है? हाँ जी, पता है आप, उत्तराखंड परिचित हो आप इस चीज से। नौ छमी नरण। अगला है फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फ्रांसिस्को, इन्होंने लिखी कैंजोनिरे। कौन सी पुस्तक लिखी? कैंजोनिरे। मानवतावाद का जनक, जिसने जीवन के आर्थिक सामाजिक पहलुओं को प्रभावित किया। अगला है बोकासियो जियोवानी। इसने लिखी डेकामेरॉन की कहानियां। इटालियन गद्य का जनक, जिसके उपन्यासों के संग्रह द्वारा नैतिकता और गुणों को उजागर किया गया। मॉरलिटी बहुत जरूरी है अभी समाज के लिए। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे समाज में मॉरल वैल्यूज क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही है। मॉरलिटी, नैतिकता बहुत जरूरी है। नैतिकता का पतन समझ लो राष्ट्र का पतन। नैतिकता का पतन मतलब राष्ट्र का पतन। नैतिकता का पतन का मतलब, आप उदाहरण आपके सामने है कि जब चीन में नैतिकता का पतन हो, जब रोमन साम्राज्य में नैतिकता का पतन हुआ तो रोमन साम्राज्य बर्बाद हुआ। जब चीन में नैतिकता का पतन, जब चीन के सारे युवा अफीम के नशे में डूबे हुए थे तो चीन का पतन हो चुका था। आज देखो फिर दोबारा जब उठा चीन तो कहाँ टक्कर दे रहा है सबको। ठीक है, भारत में भी सबसे पहले मॉरल वैल्यूज पर क्या करना पड़ेगा। जापान को देखो, जापान बहुत अच्छा उदाहरण है। जापान में नैतिकता पर बड़ा जोर दिया जाता है। जापान को देख लो आप। हाँ जी, प्राइमरी एजुकेशन ही मॉरल वैल्यूज पर आधारित है। कोई वो वहां नहीं सिखाते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना? वहां नहीं सिखाते जॉनी जॉनी यस पापा। इससे खुश नहीं होते वहां के माता पिता। एटिकेट सिखाए जाते हैं वहां पर, और उन्हीं एटिकेट्स की कमी आ रही है। और पता नहीं कौन सी शिक्षा नीति है जिसमें शिक्षकों के क्या हाथ बांध दिए गए हैं। छोड़ दो उनको एक बार, फिर दोबारा फिर देखो आप
तो बोकासियो जियोवानी डेकामेरॉन की कहानियां इटालियन गद्य का जनक है, जिसके उपन्यासों के संग्रह द्वारा नैतिकता एवं गुणों को उजागर किया गया। अगला है जॉफ्रे चौसर, इंग्लैंड। इन्होंने लिखी द कैंटरबरी टेल्स, अंग्रेजी पद्य का जनक, जिन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर किया। थॉमस मूर, इन्होंने लिखा यूटोपिया, बड़ा इंपॉर्टेंट, यूटोपिया, एक आदर्श समाज जहां कोई शोषण और वर्ग भिन्नता ना हो। और क्या लगता है आपको, कहीं यूटोपिया संभव नहीं है? हर जगह धरती पर जब दो लोग रह जाएंगे, कितने, सिर्फ दो प्राणी रह जाएंगे, और उसमें एक बुद्धिजीवी होगा और एक में थोड़ा कम बुद्धि होगी, तो जो बुद्धिजीवी होगा वो कम बुद्धि वाले का शोषण कर रहा होगा। और शोषण जो है वो प्रकृति का क्या है, नियम है। क्या है? बुद्धि हो, शक्ति हो, एक शक्तिशाली जो जो अधिक शक्तिशाली होगा वो कम शक्तिशाली का क्या करेगा, शोषण करेगा, और ये शोषण चलता रहेगा। तो यूटोपिया ये झूठी बातें हैं, बट टॉमस मूर ने दिखाया सपना यूटोपिया का कि एक आदर्श समाज जहां कोई शोषण और वर्ग भिन्नता ना हो। विलियम शेक्सपियर, इंग्लैंड। जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट, कवि, नाटककार, रंगकर्मी, है ना, बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है इसको, शेक्सपियर को। कहाँ का था ये? ब्रिस्टल का था ये, ब्रिस्टल का। ब्रिस्टल वही जगह है जहां राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। ब्रिस्टल जो है एवन नदी के तट पर है। इसके सिर पे बाल नहीं थे शेक्सपियर के, तो इसलिए बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, दो किताबें ये, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कवि था ये जॉन मिल्टन। मॉन्टेस्क्यू, इसने एसेज लिखे, निबंध लिखे। साहसी मूल्य, छोड़ो, निबंध लिखे इसने बस। एक है सर्वेंटीज, ये स्पेन का था, इसने डॉन क्यूजेट लिखा। क्या लिखा? डॉन क्यूजेट। साहसी मूल्यों, सामंती मूल्यों का उपहास किया और उपलब्धियों के संबंध में चर्चा की। क्या की? ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम आपने पढ़ने हैं। लियोनार्डो दा विंची, नाम सुना है इसका? दा विंची, विंची कोड, एक पिक्चर भी आई थी, इसको देखिएगा। इसमें बताया जाता है कि क्या थे लियोनार्डो दा विंची। इसने क्या लिखा? द लास्ट सपर। क्या है इसमें द लास्ट सपर में? ईसा मसीह का अंतिम, दरअसल क्या होता है, हम लोग 3 टाइम खाते हैं, जो यूरोपीय हैं वो 8 बार लगभग खाते हैं। डिनर के बाद का जो सपर होता है, लास्ट जो होता है, वो सपर का कहलाता है मेरे ख्याल से। तो द लास्ट सपर, जिस ईसा मसीह का लास्ट जो अंतिम भोजन है, उसकी एक तस्वीर बनाई, ठीक है, उसमें कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है। उसके बाद क्रूसिफिकेशन होना था, किसका? जीसस का। किसका? क्रूसिफिकेशन समझते हो? क्रॉस पे टांगना था जीसस को, तो लास्ट सपर किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। यार विदेशियों के बीच में रहते हो, बातचीत किया करो ना। लियोनार्डो दा विंची, हाँ, लियोनार्डो दा विंची। एक पिक्चर देखना, दा विंची, विंची कोड, विंची विंची कोड। हाँ, किसने लिखी थी वो किताब? पहले किसी ने किताब लिखी, उस पर वो पिक्चर बनी। तो द लास्ट सपर एक लिखी, एक बनाई उसने मोनालिसा, पेंटिंग का नाम है मोनालिसा, बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग। एक महिला है, बताया जाता है कि जहां से भी देखो ऐसा लगता है देख रही है, चेहरे पे डर भी है, चेहरे पे स्माइल भी है, खुशी भी है। बाद में उस पर शोध चलते हैं कि मोनालिसा ऐसी क्यों है, तो पता चला कि मोनालिसा प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है महिला का जिसमें भय भी होता है और खुशी भी होती है। तो वो भाव दिखा रखा है किसने? किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। चित्रकार था, मूर्तिकार था। एक था माइकल एंजेलो भाई, द फॉल ऑफ द मैन, द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट। मूर्तिकार, चित्रकार था माइकल एंजेलो भी। द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट किसने? किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की। एक राफेल था, राफेल, इसने मैडोना और चिरगी, चित्रकार था ये राफेल। बेहजाद था एक ना, बेहजाद का इसको बेहजाद था एक, बाबर के समय में चित्रकार, उसको बोला जाता पूर्व का राफेल। क्या बोला जाता है? जैसे पश्चिम में राफेल इतना बड़ा चित्रकार था जिसने मैडोना और चिरगी बनाई, वैसे ही पूर्व का राफेल कौन था? बेहजाद। कौन था? ऐसे ही लॉरेंजो गिलबर्टी, इसने फ्लोरेंस स्थित बैप्टिस्ट्री के लिए 2 कांस्य दरवाजे बनाए, सुप्रसिद्ध मूर्तिकार।
जिसने गॉथिक कला शैली को जन्म दिया। और गॉथिक कला शैली को पुर्तगाली भारत में लेके आए, गोवा में दिखेगी आपको। गोवा के चर्च जब आप देखोगे तो उसमें कई चर्च क्या है, गॉथिक शैली में बने हुए। किस शैली में? गॉथिक शैली में, गॉथिक। ऐसी था एक डोनेटेलो, कौन था? डेविड की कांस्य प्रतिमा बनाई इसने। सेलिन ग्लोएथ के शरीर के ऊपर विजय चिन्ह, ये मूर्तिकार था। कौन? ठीक है भाई। इसके बाद पढ़ेंगे हम पुनर्जागरण की विशेषताएं, पुनर्जागरण का प्रभाव, स्थापत्य कला काल में पुनर्जागरण। तो उसके मैंने कुछ जो टर्म्स होते हैं ना वो पहले ही बता दिए आपको। जब हम स्थापत्य कला में पुनर्जागरण पढ़ेंगे या पुनर्जागरण के प्रभाव पढ़ेंगे तो ये नाम आएंगे आपके, धर्म सुधार आंदोलन और उनका परिणाम। उसके बाद पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। टाइम बताइए। ठीक है, इतना काफी।